हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस कॉर्पोरेट एंड स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, बता दूं, यहाँ पर हम कॉर्पोरेट से रिलेटेड अपडेट्स पता करते हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज़ पता करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। और रिसेंटली हमने इस सीरीज़ के अंदर जियो पॉलिटिकल, जो पूरे दिन की कोई बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, उसे भी कवर करना स्टार्ट किया है। तो आज हमारे पास जो न्यूज़ है वो टर्की की कंपनी को लेकर है, जिससे कि इंडिया के एयरपोर्ट के ऑपरेशंस छीन लिए गए हैं। हमारे पास ट्रंप को लेकर न्यूज़ है, जिसने आज एनएसई के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर धमाका मचा दिया। हमारे पास आज मुथूट को लेकर न्यूज़ है, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस जिसका भयंकर तरीके से गिर गया। तो हमारे पास आज ये बहुत सारी न्यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ भी है, जहां पर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से वर्ल्ड के एक जाने माने बहुत ही बड़े मिलिटेंट को रिकॉग्नाइज किया है कि भैया तू है हमारा दोस्त, जिगरी दोस्त। वाह, क्या क्या करवाती है ये दुनिया। चलिए देखते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। अच्छा, पहली न्यूज़ शुरू करने से पहले जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है मेंबरशिप सेक्शन, अभी अगली क्लिपिंग इसके बनते ही एक क्लिपिंग आ रही है, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में कब परचेस करना चाहिए, कैसे परचेस करना चाहिए, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स देखने चाहिए आपको, कैसे कैसे उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है किस वक्त पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें अभी मैं म्यूचुअल फंड के लिए करूंगा, बट वो मेंबरशिप सेक्शन के अंदर रहेंगी। और अगर आप भी मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप या तो इस यूट्यूब चैनल के ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टॉक मार्केट कोर्स दे रखा है, वहां पर जाकर भी ऑप्ट कर सकते हैं। चले जी, तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की खबर को। आज की खबर क्या है? एप्पल ने कहा है कि वो आईफोन 17 का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे शुरू करेगा। ये आज ही कहा है, डिस्पाइट द ट्रम्प्स कंसर्न। अब मैं पूरी कहानी शुरू करता हूं। हुआ क्या, देखो, सुबह जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो निफ्टी हल्का फुल्का ऊपर था और ठीक ठाक चल रहा था, बट अचानक 12 बजे के करीब लगभग ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है। वो स्टेटमेंट क्या थी? ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की। वो क्या था? ट्रंप कहता है कि इंडिया ने मुझे ऑफर किया है जीरो टैरिफ। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ने मुझे ऑफर किया है जीरो टैरिफ, एंड एप्पल को उसने कहा है, एप्पल के सीईओ साथ में गए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हो ट्रंप आजकल मिडिल ईस्ट की यात्रा पे है, तो एप्पल के सीईओ को उसने कहा है कि भैया इंडिया में प्रोडक्शन मत बना। अब ये खबर तो नेगेटिव होनी चाहिए थी, परंतु इसके खबर के बावजूद, इस खबर के आने के बावजूद अगर आप देखें तो निफ्टी में जो हुआ है, जो उसके बाद ये 12:30 बजे के बाद जो गेम हुआ, आप देख सकते हैं ये 12:30 बजे के बाद हुआ ये गेम। ये 1 बजे के बाद देखे धड़ाम से सीधा ऊपर ऊपर जाता रहा। मतलब ये खबर आई है कि इंडिया में प्रोडक्शन मत करो और इंडिया खुश हो रहा, और इंडिया के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? रीजन समझो। रीजन ये था कि इंडिया ने ऑफर किया है ट्रंप को, ना तू टैरिफ लगा ना हम टैरिफ लगाएंगे। अब ना तू टैरिफ लगाएगा ना हम टैरिफ लगाएंगे, तो इससे बड़ी खबर ट्रंप के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। 0% टैरिफ हो गया। तो यानी कि अब ट्रंप यूएस की कंपनियों को कह सकता है कि आकर इंडिया के अंदर माल बेच सकते हो। अब इंडिया, आप ध्यान से सुनना, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, खासकर आपके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आपके, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। ये ट्रंप खुद भी मानता है। आज तक किसी ने, उसने किसी को भी ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया अपने से ऊपर टफ नेगोशिएटर, बट मोदी जी के बारे में उसने कहा हुआ है। तो फिलहाल अब मुझे क्या लग रहा है कि अगले हफ्ते ही पीयूष गोयल जी वहां जाने वाले हैं। 0% टैरिफ हम उसे दे देंगे। ठीक है, तो ला प्रोडक्ट बना। दिक्कत पता है क्या है? हम हिंदुस्तानियों को घबराने की जरूरत से ज्यादा, क्योंकि, और या फिर हम इतने सरकार विरोधी होते हैं कहीं, तो दिमाग नहीं लगाते। एक बात सोच के देखो, यूएस की जो कंपनियां जो भारत में माल लाएंगी, वो पक्की बात है, क्योंकि यूएस के अंदर लेबर बहुत महंगी है, यूएस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी है। तो वो जो आइटम्स इंडिया में आएंगी, पक्की बात है, वो कौन सी आइटम होंगी? वो लग्जूरियस आइटम होंगी। लग्जूरियस आइटम आम आदमी की पहुंच से वैसे ही बाहर है। फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन की जो बाइक है, जो कि इंडिया में वैसे अगर आए बिना ड्यूटी के, बिना टैरिफ के, तो वो 5 लाख में बिकेगी। अब भारत में आम आदमी 5 लाख रुपए की बाइक लेता है क्या? सोच के देखना। नहीं, यहाँ पे तो क्या होंडा की बाइक ली जाती है, या फिर
फिर टीवीएस की बाइक ले ली जाएगी या बजाज की बाइक ले ली जाएगी जो आराम से 70-80 हजार रुपए में आ जाएगी। तो 5 लाख की बाइक कौन लेगा? वो केवल लग्जरी क्लास वाले, और लग्जरी क्लास वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे 5 लाख हो या 10 लाख हो या 15 लाख हो, इट वोंट मैटर टू देम, ठीक है ना। द सेम विल अप्लाई टू टेस्ला एज वेल। टेस्ला को भी आने दो, वो जब कारें लाएगा तो लग्जूरियस कारें लाएगा, 30, 35, 40, 50, मतलब जो सुनने में आया वो 55 लाख से शुरू करने वाला है कारें इंडिया के अंदर। तो उससे क्या आप लोगों को, आम लोगों की बात करो, क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जो सुपर रिच इंसान है, वो जो 2% इंडिया के हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि यार 50 की है, 55 की है, चल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 0% टैरिफ लाने से ये ठीक है कि इंडिया की इनकम जो टैरिफ से उसे हो रही थी थोड़ी बहुत, वो कम हो जाएगी, बट इंडिया उसे बाकी तरीकों से रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूएस की मार्केट भी तो हमें मिलेगी। और दूसरी बात, ट्रंप के जो ये ऊट पटांग विचार हैं, ये तो छूटेंगे कम से कम। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसी न्यूज के बावजूद भी मार्केट बढ़ रही है, तो इसका मतलब जितना हमें ज्ञान होता है ना, उससे कई गुना ज्ञान होता है उन FIIs को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यानी कि कोई ना कोई उनके पास न्यूज है। और डेफिनेटली अगर मैं कहता हूं कि ट्रंप ने कहा है कि मैंने टिम कुक को कहा है, मतलब एप्पल के CEO को मैंने टिम कुक को कहा है कि भैया इंडिया में प्रोडक्शन मत बढ़ा, उसके इमीडिएटली बाद एक न्यूज आ जाना, वो क्या कि भैया एप्पल ने कहा हम प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। तो इन न्यूज का क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या निकलता है कि ट्रंप बेटा तू तो बोलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो टैरिफ की गेम वहां पर चल रही है, डिस्कशन वहां चल रही है, भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, एप्पल के प्रोडक्शन पे कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि 0% टैरिफ हम उसे तभी दे रहे हैं। ध्यान आया, समझ आया? चलिए, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए, जो इंडिया उसे एक्सपोर्ट करता है ना, वो उसे कहीं और से मिलेगा नहीं। फार्मास्यूटिकल बना ले, फार्मास्यूटिकल कैसे 2 दिन में फार्मास्यूटिकल रेडी हो जाता है क्या? टेक्सटाइल्स बना ले, टेक्सटाइल्स, और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो मतलब ये चीजें वैसे बन नहीं सकती जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, ये ट्रंप तो बस अब मतलब ऐसा ही हो गया, बस क्या कहा जाए। उसके बाद हम अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है टर्की को लेकर। हाँ जी, टर्की की एक कंपनी है सेलिबी, और जिसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट पे ऑपरेशंस सौंपा गया था। ऑपरेशंस किस बात का? क्लियरेंस का। फॉर एग्जांपल, जब आप लगेज के रूप में सामान देते हो तो वो प्लेन के गोडाउन तक जाता है। सिमिलरली प्लेन की क्लियरेंस, प्लेन को लाना, मतलब जब उतरता है प्लेन तो अपने हैंगर तक पहुंचाना, ये सारे ग्राउंड के जो वर्क थे वो टर्की की कंपनी निभा रही थी अभी तक। अब मेरे को सबसे अजीब ये लगा ये जानकर, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि टर्की की कंपनी हमारे एयरपोर्ट पे काम संभाल रही थी। तो टर्की तो पिछले 5 साल से इंडिया के अगेंस्ट है, तो हमने ऐसे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे क्यों रखे थे? मेरे को तो ये हैरानी थी। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं, अब गलती हो गई। हमने बहुत कोशिश की उसके साथ भाईचारा निभाने की, दोस्ती निभाने की। इनफैक्ट जब वहां अर्थक्वेक भी आया तो सबसे पहले हम ही गए थे, सबसे पहले भारतीय आर्मी वहां पहुंची थी। बट वो कहते हैं ना कि क्या कहें, बददिमाग ही रहता है। यही उसके प्रेसिडेंट एर्दोगन का हाल है। एक्चुअल में वो मुस्लिम कंट्रीज का ना खलीफा बनना चाहता है। तो खलीफा बनने के चक्कर में उसके लिए वो कहता है, उसकी आज भी स्टेटमेंट आई है कोई, कि मेरे लिए पाकिस्तान सबसे बढ़ के है, चाहे बिजनेस जाए बाढ़ में, ये मरेगा और अपनी कंट्री को भी लेके मरेगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है वहां 40% से ऊपर, और लीरा जो उनकी करेंसी है जिस तरीके से डाउन जा रही है, ये पूरी कंट्री को लेके मरेगा, पक्की बात है, और कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमने टर्की की कंपनी पर रिवोक कर दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया है, और अच्छी बात है क्योंकि इसने युद्ध में पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के साथ दिया। सैकड़ों ड्रोन्स भेजे गए। इनफैक्ट इनके ऑपरेट करने वाले, इनके आर्मी के ऑफिसर्स भी टर्की से आए थे ताकि वो ड्रोन ऑपरेट करके इंडिया पे ऑपरेट कर सके, इंडिया पे अटैक कर सके। और बात है कि दोनों के दोनों मर गए हमारे अटैक में। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा किया ये जो टर्की की कंपनी से हमने वापस लिया है। देखो, एक बात मैं आज ना संदेशा आप लोगों को भी देना चाहता हूं। सारा कर्तव्य ना हमारे लिए जंग लड़ने का केवल सरकार का और आर्मी का नहीं है, कुछ कर्तव्य हमारा भी बनता है। और अगर हमारा कुछ कर्तव्य बनता है तो एक छोटा सा कर्तव्य ये है कि आप लोग अगर टर्की या अजरबैजान, स्पेशली उसके बाकू नाम की जगह पर जाने का प्लान कर रहे हो, तो अपने अंदर की जरा भारतीयता को थोड़ा सा जगा के देख लो कि जो आपके घर पे
अटैक कर रहा है, क्या उसके घर की लड़ी लगाने का काम आपने ले रखा है? तो इसलिए हालांकि भारत में भी ऐसे महामूर्खों की कमी नहीं है जो कि कहते हैं कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ऐसी की तैसी कराओ, तुम्हारे लिए देश की कोई वैल्यू नहीं हो। और अगर 1% भी आपके लिए देश की वैल्यू है और अगर आप ये क्लिपिंग सुन रहे हो तो कसम खा लो कि इन 2 कंट्री में कभी नहीं जाना, टर्की और अजरबैजान। इसके साथ में 2 कंट्रियां और लगती हैं, वहां चले जाओ, जिनको आप सुन ही रहे हो आजकल ट्विटर पे। ग्रीस जाओ, अर्मेनिया जाओ, इनसे सुंदर कंट्रियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मुथूट फाइनेंस बड़ा अजीब सा दिन रहा भाई साहब, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई, मतलब एनुअल प्रॉफिट 20% बढ़ा है। ओके, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द गोल्ड लोन के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है, परंतु कंपनी के शेयर प्राइस का हाल देखना आज क्या हुआ है, धड़ाम से नीचे गिरा है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 2 कारण है। पहला, कंपनी की सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस, यानी कंसोलिडेटेड पिक्चर थोड़ी सी सही नहीं आई, सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा, वहां पे थोड़ा स्ट्रेस रहा है सब्सिडरीज में। और दूसरा रीजन ये आया है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप बैंकों में या मुथूट फाइनेंस के पास ना 100 रुपए का गोल्ड लेके गए, तो मुथूट फाइनेंस आपको 70 से 75 रुपए का लोन देता है। अब गोल्ड का प्राइस 100 रुपए से घट के आ गया ऑलरेडी 90 रुपए। अब 90 रुपए से और नीचे आएगा जैसे जैसे, तो मुथूट फाइनेंस रिस्क में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने 75 रुपए का तो लोन दे रखा है। अगर गोल्ड घट के 90 से घटते घटते 60 या 70 पे आ गया तो ये मुथूट फाइनेंस अनसिक्योर्ड हो जाएगा और वहां पर हालात खराब हो सकते हैं। तो इस डर के कारण कि गोल्ड पता नहीं कि इतना गिर जाए, मुथूट फाइनेंस के शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं। तो आई होप कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं इन चीजों को कि मुथूट फाइनेंस के शेयर अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी क्यों गिरे। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है हमारे पास टर्की को लेकर हो गई, मुथूट को लेकर हो गई, और अच्छा ट्रंप को लेकर भी हमारी न्यूज हो गई, एडा को लेकर IRDA। हाँ जी, एडा ने क्या किया है, इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द जेंसॉल इंजीनियरिंग। ओके, आप देख रहे होंगे ये शेयर अपर सर्किट में चल रहा है आजकल। रीजन बीइंग कि पहली बात तो ये है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है जग्गी ब्रदर्स, वो दोनों रिजाइन कर गए हैं। दूसरा, आज भी ये अच्छी खबर ही है कि कंपनी के खिलाफ कंपनी का जो मेन फाइनेंसर है जिसने कंपनी को लोन दे रखे थे, IREDA, ये क्या है? ये एक्चुअल में सरकारी संस्थान है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, जैसे सोलर और विंड पावर, तो ऐसी कंपनियों को लोन देता है। ये सरकारी संस्थान है जो कि इस बिजनेस में लगी हुई कंपनियों को लोन देने का काम करता है। तो इस कंपनी ने, इस सरकारी संस्था ने जेंसॉल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का केस डाला है। अब इंसॉल्वेंसी का केस डाला तो सर कंपनी जेंसॉल तो खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, वो होता है लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, कंपनी को बचाने की कोशिश की जाती है। कैसे? यानी कि इंसॉल्वेंसी के स्टेज में क्या होगा कि ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, वहां पर 180 दिन का वक्त मिलेगा। उन 180 दिन के अंदर बड़े बड़े बिडर्स को इन्वाइट किया जाएगा कि आइए बिड सबमिट कीजिए, और कंपनी सस्ते में मिल रही है और सस्ते में ले जाइए। तो यानी कि अब कंपनी को वो सस्ते में ले जाएंगे। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे। जेंसॉल इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टीज के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सारे हट जाएंगे, और एक पवित्र पावन नहा धो के कंपनी एकदम इन्हें मिल जाएगी, बिल्कुल पवित्र रूप में मिलेगी, ताकि उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं होंगे और वो नए तरीके से जो नए प्रमोटर्स हैं वो कंपनी को अब चला पाएंगे। तो यानी कि अब ये एक अच्छी न्यूज है, कहीं ना कहीं रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है। बट शेयर्स अपर सर्किट में जाना ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि टर्म्स क्या होंगी टेक ओवर की, ये कहा नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना, ये बहुत रिस्की मामला भी हो सकता है। पास्ट में भी ऐसे बहुत रिस्की मामले हुए हैं कि जहां शेयर होल्डर इस खुशी में कंपनी में इन्वेस्ट कर गए कि भैया वाह 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 कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्लान आएगा। बट इंसॉल्वेंसी प्लान कैसा आया कि जितनी भी शेयर होल्डर की नेटवर्थ है हम उसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब शेयर होल्डर शेयर्स की कीमत जीरो करते हैं। वाह, शेयर की कीमत ही जीरो। हाँ, ये इन्हें अधिकार है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ऐसे रेजोल्यूशन पास करने का, ऐसे प्रस्ताव पास करने का। तो फिर मात्र इस फैक्ट पे कि कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है। ठीक है जी। और अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, शेयर मार्केट में कैसे शेयर्स को ढूंढा जाता है, अगेन हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम वीकली एक शेयर के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिलहाल अब आपके ऊपर आता हूं, ये हमारी कॉर्पोरेट न्यूज तो आज की खत्म हुई। अब मैं आता हूं आज की एक धमाकेदार जियोपॉलिटिकल न्यूज पर। बाय गॉड, बाय गॉड,
इस जियोपॉलिटिकल न्यूज को बताने से पहले मुझे कुछ और बातें आपको समझानी पड़ेंगी जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या? देखो, वर्ल्ड में ना दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आ, तीन कंट्री इनफैक्ट मुस्लिम्स का लीडर बनने की होड़ मची हुई है। पहली है सऊदी जो कि सुन्नी है, दूसरी है ईरान जो कि शिया है, और तीसरा है टर्की। अब हालांकि टर्की को आजकल ये कंसीडर्ड नहीं करते हैं। जो मेन जंग है वो, हालांकि एर्दोगन जितनी मर्जी कोशिश कर ले बट उसके साथ कोई रहता नहीं है, क्योंकि सऊदी के पास इतना पैसा है जो एर्दोगन के पास नहीं है। तो इसलिए मेन जंग जो है ना वो शिया और सुन्नी की, शिया ईरान और सुन्नी मतलब सऊदीस। शिया ईरान के साथ ही हैं हिजबुल्ला और हमास भी, ऐसी कंट्रीज भी, और यमन के हुतीज भी। और सऊदीज के साथ ये अरब्स, यूएई, कतर, ये सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है। अमेरिका, क्योंकि अब उसे अपने हथियार चलाने हैं, अपनी कंपनियों के हथियार बिकवाने हैं, तो इसके लिए क्या करता है अमेरिका? वो शिया और सुन्नी के अंदर हमेशा जंग करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान को दुश्मन बना के सऊदी को ईरान दिखा के कि देख ईरान ने तेरे ऊपर हमला किया, कुछ नहीं बचेगा, हथियार खरीद। सऊदी भी कहता है ले हथियार दे। अभी जब ट्रंप वहां गया हुआ है तब भी सऊदीज ने $600 बिलियन का सौदा किया है। किससे? यूएस से, जिसमें से $170 बिलियन के तो केवल हथियार खरीदे गए हैं। भारत पूरे साल में $80 बिलियन के हथियार खरीदता है। ये एक, और भारत कितना बड़ा भारत है जिसके आसपास कैसी कैसी कंट्रियां हैं। बट फिलहाल यहां पर सऊदीज को केवल ईरान से मुकाबला करना है और 160 बिलियन का एक साथ चेक काट के दे दिया। यही कतर ने भी किया ताकि ईरान से रक्षा हो सके, और अमेरिका ने अपने हथियार बेच दिए। लगभग $500 बिलियन के ऊपर के तो केवल हथियार बेचे गए हैं, बाकी और सौदे अलग हुए, ट्रिलियंस में सौदे हुए हैं। ओके, अब यहां पर सऊदी ने क्या किया? अमेरिका के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि देख भाई, हम तेरे से हथियार खरीद रहे हैं, सब कुछ तेरे से खरीद रहे हैं, रूस को हम दूर कर रहे हैं, चाइना को हम दूर कर रहे हैं, तेरे से खरीद रहे हैं, मतलब कि छोटी सी शर्त हमारी मान ले। वो क्या? सीरिया, जहां पर 50 साल से अल बसर की सरकार हुआ करती थी। अल बसर जो कि रशिया का काफी क्लोज था और ईरान का काफी क्लोज था। तो रसद अल बसर, इसको अभी रिसेंटली अल कायदा का ही एक मिलिटेंट ग्रुप है, अल कायदा आपने नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन वाला। तो अल कायदा का एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी कह सकते हो, जिसने रशद अल बसर को उसकी सत्ता से हटाया। वो परिवार समेत रशिया में जाके चला गया। अब रशिया कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में बिजी है इस वक्त। ओके, ईरान लड़ नहीं पाया अकेले दम पे, तो ईरान भी गया, रशिया भी गया। वहां पर एक और आतंकवादी आ गया जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम यूएस ने रखा हुआ था, परंतु ये सुन्नी था। और रशद अल बसर जिसको हटाया वो ईरान सपोर्टर था, शिया था। समझ पा रहे हो कहानी? अब हुआ क्या? $10 मिलियन का इसके ऊपर इनाम था। अहमद अल शरा आज दुबई में ट्रंप ने एमबीएस की मौजूदगी में, मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में हाथ मिलाए हैं साहब से। ये वो आतंकवादी है जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। ये है एमबीएस, ये है ट्रंप, और ये है अल शरा। वाओ, दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक। और ट्रंप ने इसके हाथ मिलाकर इसकी जो तारीफ में जो कसीदे पड़े हैं वो पूछो मत। और कहा है कि आपसे मैं बड़ा प्रभावित हूं, तो आप ही सीरिया को संभालोगे और हम अब सीरिया को पूरी मदद देंगे। आप समझ पा रहे हो पूरा गेम क्या है? रशिया को हटाने का, ईरान को पीटने का,
और सीरिया के अंदर अमेरिका को लाने का। और इस प्लान के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, सीरिया में आतंकवादी के हाथ में सत्ता दे दी गई है और कहा है तू खड़ा कर इस देश को, परंतु पीछे सपोर्ट किसका रहेगा, सऊदीज का रहेगा। ये अच्छी बात है, मैं कह सकता हूं शायद कंट्री के लिए, एज सीरिया के लिए अच्छी बात ये होगी कि सीरिया में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएस की तरफ से जाएगा, सऊदीज की तरफ से जाएगा, तो वहां पर ग्रोथ होगी। डेफिनेटली कंट्री will grow, their people will grow definitely, but फिलहाल ये कितना आतंकवाद को छोड़ पाएंगे ये देखने वाली बात है। बट इजराइल इससे खुश होगा, क्योंकि इजराइल को समस्या क्या है, ईरान और उसके सपोर्टर हिजबुल्ला और हमास से प्रॉब्लम है ये इजराइल को। इजराइल को सऊदी से कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी जब इजराइल तो इनफैक्ट जब अटैक करता है हिजबुल्ला वगैरह पर तो सऊदी चुप बैठते हैं, तो इसलिए इजराइल को इसके आने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर खाने कहीं एग्रीमेंट हुआ होगा कि भैया जब भी हम पीटे हिजबुल्ला को तो चुप चुप रहेगा, तो इन्होंने भी कहा होगा हम चुप बैठे, चिंता मत कर। तो ये अलग लेवल की गेम संसार के अंदर चल रही है जिसका आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो प्लीज इस अंगूठे पे, ये अंगूठे का एक निशान जरूर दे देना, और इस हो सके तो क्लिपिंग को शेयर जरूर कर देना। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि डेली बेसिस पर आपको ये कॉर्पोरेट प्लस उस दिन की बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज का पता लगता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।